आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। अभी हम लोग देखेंगे पैराग्राफ राइटिंग। और पैराग्राफ राइटिंग में जो है ना 5 मार्क्स है, तो इसमें से मैंने 4 क्वेश्चंस लिए हुए हैं, 2 सैम्पल पेपर के हैं और 2 प्रैक्टिस क्वेश्चन से हैं। तो इस वीडियो को अगर आप कंप्लीट देखेंगे तो मान के चलिएगा कि पैराग्राफ राइटिंग में कोई भी क्वेश्चन आए तो उसमें आपको 100% मार्क्स से ज़रूर मिलेगा। फर्स्ट क्वेश्चन मैंने लिया हुआ है, ये क्वेश्चन है कि गुरमीत कौर इज एन इंस्पायरिंग कैंडिडेट। ठीक है, इसमें क्या करना है, हम लोगों को पैराग्राफ राइटिंग करना है स्वॉट एनालिसिस के साथ में। सेकेंड क्वेश्चन जो मैंने लिया हुआ है उसमें आर्गूमेंट राइटिंग है। इसमें आप फार में लिख सकते हैं और अगेंस्ट में लिख सकते हैं। तो हम सीखेंगे कि फार या अगेंस्ट में हम कैसे लिखें। और इसमें थर्ड क्वेश्चन जो है ना वो प्रैक्टिस क्वेश्चन से है। इसमें जो है हम लोगों को एनालाइज करना है आर्गूमेंट को पैराग्राफ के थ्रू। तो ये पैराग्राफ राइटिंग में आर्गूमेंट राइटिंग है, इसमें भी हम फार या अगेंस्ट में लिख सकते हैं। तो इससे हम सीखेंगे कि कैसे इसको हम अच्छे से लिखें जिसमें कोई भी मार्क्स हमारा ना कटे। और लास्ट में देखिए फैक्चुअल बेस्ड जो क्वेश्चंस होते हैं ना उसमें पैराग्राफ राइटिंग हमको करना है। तो मैं तो आपको रिकमेंड करूंगा कि आप इसी क्वेश्चन को सॉल्व करें अगर एग्जाम में आता है तो, क्योंकि इसमें बहुत सारे फैक्ट्स दिए होते हैं और इनके साथ क्वेश्चन को लिखना जो है ना काफ़ी ईजी होता है। और इसमें बहुत ईजिली वे में आप 5 मार्क्स अर्न कर सकते हैं। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि कौन सा क्वेश्चन आपको एग्जाम में करना है और किस टाइप से करना है जिससे कोई भी मार्क्स आपका डिडक्ट ना हो। ये है, गुरमीत कौर इज एन एस्पायरिंग कैंडिडेट फॉर अ पब्लिक फंडेड इंजीनियरिंग कॉलेज इन द सबअर्ब्स। गुरमीत कौर जो हैं एक इच्छुक कैंडिडेट हैं एक पब्लिक फंडेड इंजीनियरिंग कॉलेज में सबअर्ब में। सी बिलोंग्स टू अ नियर बाई विलेज, हैज मिनिमल टेक्नोलॉजिकल स्किल्स एंड एक्सपोजर, हैज़ द रिक्वायर्ड कट ऑफ परसेंटेज एंड इज लुकिंग फॉर अ कंप्लीट और पार्शियल स्कॉलरशिप। तो ये जो है एक अगल बगल की गांव की हैं, उनका टेक्नोलॉजिकल स्किल जो है काफ़ी कम है और एक्सपोजर भी कम है, लेकिन उनके पास जो है रिक्वायर्ड कट ऑफ परसेंटेज है। वो चाहती हैं कि उनको पूरा या पार्शियल स्कॉलरशिप मिल जाए। राइट अ पैराग्राफ इन अबाउट 100 to 120 वर्ड्स एनालाइजिंग हर स्वॉट नोट्स टू सपोर्ट यूर स्टैंड ऑन वेदर शी शुड ज्वाइन नॉट ज्वाइन द कॉलेज। तो यहाँ पे एक पैराग्राफ लिखना है हमको 100 से 120 वर्ड्स में स्वॉट नोट्स के ऊपर में एनालाइज करते हुए, ताकि जो स्टैंड है आपका स्टैंड चाहे ऐसा हो कि वो कॉलेज को ज्वाइन करे या कॉलेज को ना ज्वाइन करे, माने फार में अगेंस्ट में आप लिख सकते हैं। देखिए स्ट्रेंथ इसमें दिया हुआ है कॉलेज का, स्ट्रांग करिकुलम, क्वालिटी फैकल्टी, वाइब्रेंट एक्टिविटी क्लब्स, ग्रीन लोकेशन, क्लोज प्रॉक्सिमिटी टू रेसिडेंशियल एरियाज, अपॉर्चुनिटीज है उसके लिए, प्रैक्टिस बेस्ड रिसर्च, पार्टनरशिप विद प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, स्ट्रांग एलुमनी, ए क्लेम्ड स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम विद यूरोपियन कंट्रीज। और वीकनेस में देखिए लेक ऑफ डाइवर्सिटी, स्टूडेंट्स बिहेवियरल प्रॉब्लम्स, नो हॉस्टल फैसिलिटी, स्लो रिपेयर एंड मेंटेनेंस वर्क, अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ IT सर्विसेज, लेक ऑफ टारगेटेड एडवर्टीजमेंट्स टू आउट स्टेट स्टूडेंट्स। थ्रेट है लेक ऑफ पब्लिसिटी इन एरियाज ऑफ एक्सेलेंस, पब्लिक परसेप्शन टुवर्ड्स फंडेड कॉलेजेज, डिक्लाइनिंग स्टूडेंट्स इंटरेस्ट टुवर्ड्स टेक्निकल सब्जेक्ट्स, लो एम्प्लॉय मॉरल ड्यू टू बजट कट्स। तो चलिए फिर इसको हम लोग लिखते हैं। अब आंसर 4 का सेकंड का फर्स्ट है, इसमें मैं फार द आर्गूमेंट के लिए लिख रहा हूँ। आप चाहें तो अगेंस्ट के लिए भी लिख सकते हैं। जो भी हमको स्वॉट में दिया हुआ है ना उसको यूज करते हुए इसको लिखना है। तो देखिए द गिवन इन्फॉर्मेशन शोज द ऑप्शंस गुरमीत हैव इन ऑर्डर टू टेक द राइट डिसीजन अबाउट इनरोलिंग इन अ पब्लिक फंडेड इंजीनियरिंग कॉलेज। कि जो भी इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है उससे ऐसा लगता है कि गुरमीत जो है ना एक सही डिसीजन लेगी अपने आप को पब्लिक फंडेड इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिट करवा के, इनरोल करवा के। विद इंटरेस्ट टू अ स्ट्रांग करिकुलम, क्वालिटी फैकल्टी एंड एक्टिव एक्टिविटी क्लब्स, सी इज कम्पोज्ड ऑफ अ रिच एजुकेशनल जर्नी। और इसी के साथ में जैसे कि उसमें दिया हुआ है स्वॉट में, उसको यहाँ पे यूज करते हुए हमको लिखना है कि वो जो स्ट्रांग करिकुलम है उस कॉलेज का, वहाँ के फैकल्टी काफ़ी क्वालिटी वाले हैं और एक्टिविटी क्लब जो है ना काफ़ी एक्टिव रहते हैं, उसका जो एजुकेशनल जर्नी होगा वो काफ़ी रिच होगा। सी में टेक अप एकोमोडेशन इन द सबअर्ब्स आर नियर बाई विलेज बिकॉज करेंटली हॉस्टल फैसिलिटीज अनअवेलेबल। तो जो चीज़ नहीं है उसको भी लिखना है कि वो जो एकोमोडेशन है वो आसपास के सबअर्ब्स में रह सकती है या आसपास के गांव में रह सकती है, क्योंकि करेंटली वहाँ पे हॉस्टल फैसिलिटी नहीं है। प्रैक्टिस ओरिएंटेड स्टडीज, पार्टनरशिप्स विद प्रोफेशनल कंपनीज एंड गुड अपॉर्चुनिटीज फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम्स विल इम्प्रूव हर प्रोफेशनल एंड इंटरपर्सनल स्किल्स। तो यहाँ पे जो स्टडीज है वो प्रैक्टिस ओरिएंटेड है, साथ ही साथ जो प्रोफेशनल कंपनीज है उनके साथ भी पार्टनरशिप है जैसे कि उसमें दिया हुआ है, और काफ़ी अच्छा अपॉर्चुनिटीज मिलेगा उसको इंटरनेशनल स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम में, जिससे उसका प्रोफेशनल और इंटरपर्सनल स्किल जो है ना वो इम्प्रूव होगा।
डिस्पाइट हैविंग अ रिजिड एंड कन्वेंशनल कल्चर, हार्ड वर्क, रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर एंड केयरफुल डिसीजन मेकिंग कैन हेल्प हर सक्सीड इन कॉलेज। और उसका जो इन्वायरमेंट है वो काफ़ी रिजिड है और कन्वेंशनल है, लेकिन वो हार्ड वर्क से, रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर से और केयरफुल डिसीजन मेकिंग से कॉलेज में सक्सेस जरूर करेगी। शी शुड सीज दिस अपॉर्चुनिटी टू करेक्ट मिसपरसेप्शंस ऑफ पब्लिक फंडेड कॉलेजेज एंड स्टूडेंट्स आउटलुक टुवर्ड्स टेक्निकल सब्जेक्ट्स। उसको ये मौके को भुनाना चाहिए इस चीज़ को करेक्ट करने में कि जो मिसपरसेप्शन है पब्लिक फंडेड कॉलेज को लेकर, और साथ ही साथ इसके द्वारा वो बाकी जो स्टूडेंट्स हैं उनको मोटिवेट कर लेगी टेक्निकल सब्जेक्ट्स को लेने के लिए। तो देखिए इस प्रकार से इस पैराग्राफ को हमको लिखना है। क्वेश्चन 4 सेक्शन बी क्रिएटिव राइटिंग स्किल्स में सेकेंड क्वेश्चन का आर है, बी है, रीड द फॉलोइंग एक्सेप्ट फ्रॉम एन ऑनलाइन पोस्ट ऑफ अ वेबसाइट ऑन एजुकेशनल प्रैक्टिसेस। तो इस एक्सेप्ट को जो दिया हुआ है उसको पढ़ना है। किड्स हु अप्रिशिएट हाउ मच एफर्ट, टाइम एंड केयर गोज इनटू ग्रोइंग फूड विल अंडरस्टैंड हाउ इम्पोर्टेंट फार्मर्स आर एंड वाई इट्स इम्पॉर्टेंट टू टेक केयर ऑफ आवर अर्थ। कि जो बच्चे इस चीज़ को अप्रिशिएट करते हैं, समझते हैं कि कितना एफर्ट, टाइम और केयर जाता है खाना उपजाने में, वो इस महत्व को जानते हैं कि कितने महत्वपूर्ण है किसान और क्यों ये इम्पोर्टेंट है हमारे जो अर्थ है उसको केयर करना। इन द वर्ल्ड ऑफ टुडे गार्डनिंग नीड्स टू बी गिवन मोर इम्पोर्टेंस देन स्पोर्ट्स, म्यूजिक एंड डांस इन ऑल स्कूल्स बिकॉज इट क्रिएट्स इन्वायरमेंटल स्टीवर्ड्स and outdoor learning laboratories that help the child and community for years to come। तो देखिए आज के समय में गार्डनिंग जो है उसको ज़्यादा महत्व देने की ज़रूरत है एज कम्पेयर टू स्पोर्ट्स, म्यूजिक और डांस के सारे स्कूलों में, क्योंकि इससे भविष्य के जो पर्यावरणविद हैं या पर्यावरण को चाहने वाले हैं वो पैदा होते हैं। और साथ ही साथ एक आउटडोर लर्निंग लेबोरेटरीज है जो बच्चे को और कम्युनिटी को मदद करेगा आने वाले सालों में। अब राइट अ पैराग्राफ इन 100 to 120 वर्ड्स टू एनालाइज द गिवन आर्गूमेंट। तो इसमें से भी हमको पैराग्राफ राइटिंग लिखना है इस आर्गूमेंट को एनालाइज करते हुए 100 से 120 वर्ड्स में। यू कुड थिंक अबाउट द अल्टरनेटिव एक्सप्लेनेशंस माइट वीकन द गिवन कंक्लूजन एंड इंक्लूड रेशनल एविडेंस दैट वुड स्ट्रेंथन काउंटर द गिवन आर्गूमेंट। इसमें फॉर और अगेंस्ट में हमको इसको लिखना है, तो चलिए इसको फिर लिखते हैं। अब इसमें आंसर 4 का सेकंड का बी में फॉर द आर्गूमेंट है, In this era of climate change and pollution, gardening needs to be given more importance than sports, music and dance in all schools। कि अभी का जो दौर चल रहा है वो क्लाइमेट चेंज का है, ग्लोबल वार्मिंग और पॉल्यूशन का है, इसीलिए गार्डनिंग को ज़रूरत है ज़्यादा महत्व देने का। किसके कंपेयर में? स्पोर्ट्स, म्यूजिक और डांस के कंपेयर में सारे स्कूल्स में। एज वी ऑल नो दैट स्पोर्ट्स, म्यूजिक एंड डांस कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स पर्सनल ग्रोथ, बट टुडे वी नीड अटेंशन टुवर्ड्स इशूज़ लाइक ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज। हमको ये पता है कि स्पोर्ट्स, म्यूजिक और डांस जो है ना किसी व्यक्ति के व्यक्तिगत विकास में सहयोग करते हैं, लेकिन आज हमारी आवश्यकता इन चीज़ों को ध्यान देने में है, जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज। गार्डनिंग इज लाइक एन आउटडोर लर्निंग लेबोरेटरी दैट हेल्प द चाइल्ड टू अंडरस्टैंड हाउ मच एफर्ट, टाइम एंड केयर गोज इन टू ग्रोइंग फूड। गार्डनिंग जो है एक आउटडोर लर्निंग लेबोरेटरीज है जिसमें बच्चे को ये पता चलेगा कि भोजन उगाने में कितना मेहनत और ध्यान की ज़रूरत होती है और कितना समय उसमें लगता है। They will understand how important farmers are and why it's important to take care of our earth। और वो समझेंगे कितने महत्वपूर्ण हमारे किसान हैं और ये कितना महत्वपूर्ण है कि हमारी पृथ्वी का, हमारे अर्थ का हम लोग देखभाल करें। Sowing, watering and waiting for the saplings to grow will inculcate sensitivity, patience, empathy, gratitude and value for one's hard work। बीज को बोना, पानी देना और सेपलिंग के होने तक वेट करना, उनके अंदर में काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिविटी, धैर्य, इम्पैथी और ग्रेटिट्यूड और बहुत सारे वैल्यू कि एक हार्ड वर्क क्या होता है, ये सब उनके अंदर में डेवलप होगा। दे विल फील अकाउंटेबल फॉर देयर पीस ऑफ मदर अर्थ। वो अपने हिस्से की टुकड़े वाली ज़मीन के लिए काफ़ी ज़्यादा अकाउंटेबल महसूस करेंगे, रिजल्टिंग इन मेकिंग देम एफिशिएंट एंड इंटरप्राइजिंग इन्वायरमेंटल स्टीवर्ड्स, जिसके कारण वो जो है धीरे से काफ़ी ज़्यादा दक्ष और मोटिवेटेड पर्यावरणविद बन जाएंगे। रीड द फॉलोइंग एक्सेप्ट फ्रॉम एन आर्टिकल इन अ फैशन मैगजीन। यहाँ पे एक एक्सेप्ट दिया हुआ है जो कि एक फैशन मैगजीन के आर्टिकल से लिया गया है। इसमें बोलता है कि कलरिज्म इज द टर्म डिस्क्राइबिंग द प्रेफरेंस फॉर लाइटर स्किन। जो कलरिज्म है वो एक ऐसा टर्म या शब्द है जो कि लाइटर या गोरे रंग को दिखाता है, गोरे रंग की पसंद को बताता है। सेवरल ऑफ द वर्ल्ड्स बिगेस्ट एडवर्टाइजिंग फर्म्स have come under severe criticism
फॉर सेलिंग ब्यूटी प्रोडक्ट्स दैट प्रॉमिस वाइटर स्किन। तो देखिए बहुत सारे जो दुनिया के एडवर्टाइजिंग फर्म्स हैं, एडवर्टाइजिंग करने वाली कंपनियां हैं, वो बहुत ही ज़्यादा क्रिटिसिज्म में आ चुके हैं। किस कारण से कि वो ऐसे ब्यूटी प्रोडक्ट बेचते हैं जो कि ये दावा करते हैं, प्रॉमिस करते हैं कि स्किन जो है ना वो गोरा हो जाएगा, या गोरे बनाने वाली चीज़ों का सपना दिखाते हैं और उन प्रोडक्टों को बेचते हैं। व्हाट इज वर्स इज द मैनर इन विच दीज फेयरनेस प्रोडक्ट्स आर बीइंग प्रमोटेड, द पैरेलल ड्रॉन बिटवीन बीइंग फेयर एंड बीइंग सक्सेसफुल। और सबसे बुरी बात इसमें क्या है कि ये जो गोरे दिखने वाले जो प्रोडक्ट हैं, उत्पाद हैं, उनको जैसे प्रमोट किया जाता है वो बिल्कुल समानांतर है कि गोरा होना और सक्सेस होना जैसे एक ही चीज़ हो। द परफेक्ट फेयर हीरोइन शोकेस्ड इन मूवीज, सेलिब्रिटीज इंडोर्समेंट्स ऑफ फेयरनेस प्रोडक्ट्स एंड मैट्रिमोनियल एडवर्टीजमेंट्स वेयर एवरीवन सीक्स अ फेयर ब्राइड। अब देखिए इस चीज़ को कैसे बढ़ाया जाता है कि जो हीरोइन है ना एकदम गोरी नारी होती है जो कि मूवीज में दिखती है, और जो सेलिब्रिटीज होते हैं वो भी फेयरनेस प्रोडक्ट को, गोरे बनाने वाले जो प्रोडक्ट हैं ना, उनको इंडोर्स करते हैं, उनको आगे बढ़ाते हैं। और सबसे कमाल की बात है कि जो मैट्रिमोनियल एडवर्टीजमेंट्स होते हैं, जो वैवाहिक विज्ञापन होते हैं, उनमें भी जो ब्राइड है, दुल्हन है ना, उसमें गोरी ब्राइड का जो डिमांड है या चाहत है वो सबको होता है। दिस टाइप ऑफ एडवर्टाइजिंग हैज क्रिएटेड एन इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स एमंग डार्कर स्किन्ड वुमेन एज सीन इन द राइजिंग सेल्स ऑफ फेयरनेस कॉस्मेटिक्स। तो जैसे इंडिया के बारे में सोचिए, इंडिया में क्या है कि चूँकि धूप ज़्यादा पड़ता है तो लोगों का कलर जो है ना वो डाकन होता है। तो जो महिलाएं डार्क कलर में होती हैं, सांवली होती हैं, उनके अंदर में एक इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता है। उसके कारण ज़्यादा से ज़्यादा वो ऐसे प्रोडक्ट्स को कंज्यूम करने लगती हैं और जो कंपनी का उद्देश्य है ना वो पूरा होने लगता है। ये देखा जा सकता है कि जो फेयरनेस कॉस्मेटिक्स है ना, उनका सेल दिन प्रतिदिन बढ़ते जाता है। दिस फॉर्म ऑफ बायस्ड एडवर्टाइजिंग हैज कम अंडर हार्श क्रिटिसिज्म। इस प्रकार का भेदभाव करने वाला जो विज्ञापन है ना वो बहुत ज़्यादा आलोचना का शिकार हो चुका है। रीजन आप समझ चुके होंगे कि आर वी एज ए सोसाइटी इनकरेजिंग एंड सपोर्टिंग कलिज्म। क्या एक समाज के रूप में हम बढ़ावा दे रहे हैं और सपोर्ट कर रहे हैं कलिज्म को। इसमें क्वेश्चन बोलता है कि राइट अ पैराग्राफ इन 100 to 120 वर्ड्स टू एनालाइज द गिवन आर्गूमेंट, कि एक पैराग्राफ हमको लिखना है 100 से 120 वर्ड्स में, जिससे जो आर्गूमेंट यहाँ पे दिया हुआ है, क्या आर्गूमेंट दिया हुआ है कि एज आर वी एज ए सोसाइटी इनकरेजिंग एंड सपोर्टिंग कलिज्म, क्या एक समाज के रूप में हम कलिज्म को सपोर्ट कर रहे हैं, इनकरेज कर रहे हैं। ये जो आर्गूमेंट है इसको एनालाइज करना है। और इसमें आगे बोलता है कि यू कुड थिंक अबाउट व्हाट अल्टरनेटिव एक्सप्लेनेशंस माइट वीकन द गिवन कंक्लूजन एंड इंक्लूड रेशनल एविडेंस दैट वुड स्ट्रेंथन काउंटर द गिवन आर्गूमेंट। तो देखिए यहाँ पे आर्गूमेंट ये बोल रहा है कि क्या हम समाज के रूप में इसको बढ़ावा दे रहे हैं कलिज्म को, इसके अगेंस्ट में लिखेंगे तो उसके लिए जो एविडेंस है और रेशनल है, तथ्य और सबूत हमको देना होगा, ताकि हमारा जो दावा है, आर्गूमेंट है, वो स्ट्रेंथन हो जाए, काउंटर हो। और इसके पक्ष में लिखेंगे तब भी हमको अल्टरनेटिव एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा, ताकि जो कंक्लूजन हम बना रहे हैं वो एकदम स्पष्ट रहे और पढ़ने वालों को लगे कि हमने काफ़ी अच्छे से सोच के उसको लिखा है। आर्गूमेंट अगेंस्ट द सब्जेक्ट ऑफ द स्टेटमेंट। वी एज अ सोसाइटी हैव ऑलवेज बीन ऑब्सेस्ड विथ फेयर स्किन टोन एंड इट इज टाइम टू पुट अ स्टॉप टू दिस। तो देखिए यहाँ पे मैंने बहुत ही अच्छे से उसको लिखा है कि एक समाज के रूप में हम हमेशा से जो सुंदर स्किन है, सुंदर स्किन का मतलब गोरा स्किन है ना, उसके लिए बहुत ज़्यादा हम लोग ओबेस्ड हैं, लेकिन ये समय आ चुका है कि हम इसको तुरंत बंद करें। दिस प्रीजुडाइस हैज़ बीन अराउंड फॉर वे टू लॉन्ग इंक्लूडिंग इन आवर बुक्स, मूवीज एंड रियल लाइफ। और ये जो भेदभाव है काफ़ी लंबे समय से हो रहा है, ये हमारी किताबों में भी है, फिल्मों में भी है और वास्तविक जीवन में भी है। वी शुड प्रमोट द रियलिटी विच इज इनर ब्यूटी नॉट द आउटर वन। हमको जो है ना प्रमोट करना चाहिए वास्तविकता को, जो कि आंतरिक सौंदर्य है, न कि बाहरी है। फॉर एग्जाम्पल, इफ समवन हैज डार्कर स्किन इट डजेंट मीन दैट ही / इज नॉट एबल टू अचीव द डिजायर्ड गोल इन हिज आर हर लाइफ। मान लीजिए किसी का स्किन जो है ना डार्कन है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो जो है ना अपने जीवन में जो पाना चाहता है या चाहती है उसको हासिल नहीं कर पाएगी या नहीं पाएगा। It only depends on the person's ability to face the problems and dedication for the improvement। ये केवल एक चीज़ के ऊपर निर्भर करता है कि जो समस्याएं आएंगी उसको व्यक्ति जो है ना कैसे फेस करता है और कितना डेडिकेटेड हुए में वो खुद में इम्प्रूवमेंट लाता है। सो टू अवॉइड इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स एमंग डार्कर स्किन वुमेन, दिस फॉर्म ऑफ बायस्ड एडवर्टाइजिंग हैज़ टू स्टॉप। और ये क्यों रोकना जरूरी है, ताकि जो इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आता है, जो हौसला गिरता है डार्कर स्किन महिलाओं में, उनको आगे बढ़ाने के लिए, उनके कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए जरूरी है कि इस प्रकार का भेदभाव वाला जो एडवर्टाइजिंग है ना वो रुके। वी एज अ सोसाइटी डिस्करेज कलरिज्म एंड प्रमोट मेरिट एंड ट्रूथ।
और एक समाज के रूप में हमको जो कलरिज्म होता है, गोरे रंग को जो बढ़ावा मिलता है, उसको डिस्करेज करना चाहिए, उसको हटाना चाहिए, और जो मेरिट है और जो सच्चाई है उसको हमको प्रमोट करना चाहिए। अब क्वेश्चन 2 का बी है, एनालिटिकल पैराग्राफ है कि द मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ अ फैमिली इज रिप्रेजेंटेड इन द पाई चार्ट शोन बिलो। तो यहाँ पे देखिए एक पाई चार्ट दिया हुआ है जिसमें एक फैमिली के मंथली एक्सपेंडिचर या महीने के खर्चा को दिखाया गया है। इसमें फूड का जो हिस्सा है ना वो 30% है, सबसे ज़्यादा है। फिर उसके बाद एजुकेशन का 25% है। फिर यहाँ पे हेल्थ केयर का जो है ना वो 10% है, और सिमिलरली यहाँ पे रेंट का भी 10% है, और ट्रांसपोर्ट का जो है ना वो 5% है, और बाकी जो एक्सपेंडिचर है 20% वो मिसलेनियस का है, जो कि यहाँ पे दिया हुआ नहीं है। अब इसमें क्वेश्चन बोलता है कि राइट ए पैराग्राफ इन अबाउट 100 to 120 वर्ड्स एनालाइजिंग द इन्फॉर्मेशन इन द पाई चार्ट टू सपोर्ट यूर स्टैंड ऑन हाउ द फैमिली इज यूजिंग द मनी वाइजली। तो यहाँ पे देखिए जो चीज़ ये जानना चाहता है ना कि हमारा विचार क्या होगा, क्या ये फैमिली जो है ना अपने पैसे को बुद्धिमत्तापूर्वक खर्च कर रहा है, इसके ऊपर हमको एनालाइज करते हुए जो भी इन्फॉर्मेशन इस पाई चार्ट में दिया हुआ है, हमको 100 से 120 वर्ड्स में इस पैराग्राफ को लिखना है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि जो फैमिली है ना सबसे ज़्यादा खर्चा कर रहा है फूड के ऊपर। तो क्या फूड के ऊपर ज़्यादा खर्चा करना सही है? फिर उसके बाद सेकेंडरी जो खर्चा कर रहा है एजुकेशन के ऊपर, ये तो अच्छी बात है कि एजुकेशन के ऊपर अगर फैमिली ज़्यादा खर्चा करेगा तो जो फ्यूचर है बच्चों का वो काफ़ी अच्छा होगा। हेल्थ केयर के ऊपर देखिए यहाँ पे 10% खर्चा कर रहा है, और मिसलेनियस में यहाँ पे 20% है, रेंट में यहाँ पे 10% है, और यहाँ पे ट्रांसपोर्ट में ना 5% है। तो ये जो चीज़ें हमने पढ़ी हुई है ना इसको एनालाइज करते हुए इसके पैराग्राफ को लिखना है। कैसे लिखना है मैं आपको बता रहा हूँ। एग्जाम में ये जो बी वाला पोर्शन है, ये वाला क्वेश्चन अगर आप लिखते हैं ना तो ज़्यादा ईजी है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं पड़ता। जो फैक्ट्स दिए हुए हैं उनको ही हमको एक सही सीक्वेंस में और ग्रामेटिकली करेक्ट मैनर में लिखना होता है। अब जैसे मैंने बताया चूँकि इसमें सारे अब इसके आंसर में देखिए जो भी डाटा इसमें दिया हुआ है ना उसको हमको लिखना है। द मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ अ फैमिली इज रिप्रेजेंटेड इन द गिवन पाई चार्ट। तो ये जो फर्स्ट लाइन हो जाएगा कि जो मंथली एक्सपेंडिचर है परिवार का वो इस पाई चार्ट में दिया हुआ है। फूड एंड एजुकेशन मेकअप 30% एंड 25% रिस्पेक्टिवली ऑफ देयर मंथली एक्सपेंसेस। कि जैसे हमने समझा कि फूड और एजुकेशन जो है ना वो 30% और 25% मंथली एक्सपेंस को रिप्रेजेंट करते हैं। द फैमिली स्पेंड्स द मोस्ट ऑन दिज 2 एरियाज। और जो परिवार है ना सबसे ज़्यादा इन दोनों एरिया में खर्चा करता है। मिसलेनियस आइटम्स कम नेक्स्ट इन ऑर्डर ऑफ परसेंटेज, दैट इज 20%, व्हिच कंप्राइजेज ऑफ मनी स्पेंट ऑन बोथ एसेंशियल एंड लग्जरी गुड्स सच एज क्लोथ्स, गैजेट्स, वेकेशंस एक्सेट्रा। इसके बाद जो तीसरा सबसे ज़्यादा खर्चा करने वाला परसेंटेज वाइज एरिया है वो है मिसलेनियस, वो है 20%। और इसमें जो पैसे का खर्चा है ना वो एसेंशियल माने आवश्यक चीज़ों में भी होता है और लग्जरी गुड्स में भी होता है। जैसे इसमें कपड़े हैं, गैजेट्स हैं, छुट्टियाँ मनाना है। हेल्थ केयर एंड रेंट टेक अप 10% ईच। और जो हेल्थ केयर और रेंट है ना इसमें दोनों में 10% खर्चा हो रहा है। ट्रांसपोर्टेशन टेक्स अप द लास्ट 5% ऑफ देयर मंथली एक्सपेंस। और जो ट्रांसपोर्टेशन है वो आखिरी जो 5% बच रहा है उनके खर्चे का उसको ये ले लेता है। ओवरऑल द डाटा शोज दैट द फैमिली डज मेंटेन अ गुड बैलेंस ऑन एक्सपेंडिचर। तो इस डाटा हमने जो देखा है उसमें एनालाइज किया तो हमको क्या पता चल रहा है कि जो परिवार है ना वो एक अच्छा बैलेंस मेंटेन कर रहा है एक्सपेंडिचर के ऊपर। तो देखिए मान लीजिए आंकड़ा को दूसरा दिया रहता ना तो ये वाली लाइन को हमको अलग लिखना पड़ता। आफ्टर स्पेंडिंग ऑन फूड दे हैव स्पेंड अ सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑन एजुकेशन। अब देखिए खाने पे खर्चा करने के बाद वो एक अच्छा खासा अमाउंट जैसे मैंने बताया कि एजुकेशन के ऊपर खर्चा कर रहे हैं। स्पेंडिंग 25% ऑन इट शोज दैट द फैमिली गिव्स इट अ लॉट ऑफ इम्पोर्टेंस। इसके ऊपर 25% खर्चा करना ही बता रहा है कि जो परिवार है ना इसके ऊपर बहुत ज़्यादा महत्व देता है। अबाउट 80% ऑफ द टोटल मनी इज स्पेंट ऑन लाइबिलिटीज एंड द रिमेनिंग 20% इज स्पेंट ऑन अदर आइटम्स। इसमें देखिए 80% जो है ना जो टोटल पैसा खर्चा हो रहा है वो लाइबिलिटीज़ के ऊपर खर्चा होता है, और बाकी जो 20% है वो अदर आइटम के ऊपर खर्चा होता है। इन कंक्लूजन वी कैन से दैट दिस फैमिली स्पेंड्स इट्स मनी वाइजली इंडीड। और कंक्लूजन में हम बोल सकते हैं कि चूँकि ये जो है ना फूड और एजुकेशन जैसे महत्वपूर्ण चीज़ों पे अच्छा खर्चा कर रहा है तो हम बता सकते हैं कि जो परिवार है ना काफ़ी अच्छे से, काफ़ी बुद्धिमत्ता से अपने पैसे को खर्च कर रहा है। तो बिल्कुल इसी प्रकार से जो है ना आपको इसको लिखना है जिससे कि आपको इसमें फुल मार्क्स मिले।